नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पाठ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुई थी, इसमें भारत ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की क्या भूमिका रही है इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय तथा कार्यों से पूर्ण सहयोग और बिना संकोच पूर्ण समर्थन का है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी कार्य भारत को सौंपा जाएगा वो उसको करेगा और जो इसकी स्थापना का उद्देश्य है उसका भारत हृदय से समर्थन करता है। भारत चूँकि उस समय परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन भारत के प्रतिनिधि को भी इसमें भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इंग्लैंड के द्वारा। और भारत की भूमिका जो रही है वो हम क्रमशः देखते हैं पॉइंट वाइज, जिसमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में संघ की स्थापना और चार्टर निर्माण में भारत की भूमिका। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो शुरू में उसमें 51 सदस्य थे। इन 51 सदस्य में भारत भी प्रारंभिक सदस्यों में से एक था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर बनाया गया, एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान ही हम कह सकते हैं, जो चार्टर बनाया गया उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस सम्मेलन में भारत में प्रतिनिधि के रूप में श्री ए रामास्वामी मुदलियार ने भाग लिया और इस पर बल दिया कि विश्व शांति स्थापना और युद्ध को रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को महत्व दिया जाएगा। शुरू से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में प्रारंभिक सदस्यों में से जो 51 सदस्य थे उसमें से एक सदस्य भारत था। दूसरा है संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में 51 सदस्य से बढ़कर आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या हम देखते हैं 193 से भी ज़्यादा हो गई है। तो संघ के सदस्य संख्या बढ़ाने में भारत ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अमेरिका गुट ने हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मंगोलिया, चीन, बांग्लादेश इसका विरोध किया था कि इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो भारत ने इसका समर्थन किया। भारत का कहना था कि हर देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना चाहिए। और इसी क्रम में सोवियत संघ ने भी श्रीलंका, फिनलैंड, आयरलैंड और इटली इसकी सदस्यता का सोवियत संघ ने विरोध किया। तो भारत ने दोनों गुटों के जो भी शामिल देश इसमें होना चाहते थे उनका समर्थन किया और भारत ने इनके पक्ष में कार्य किया। इसका परिणाम ये रहा कि ये जितने भी सदस्य हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया। चीन आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता दिलाने में भारत की अहम भूमिका रही है। अमेरिका तो इसका घोर विरोधी था, लेकिन भारत ने इसके पक्ष में काम किया और इसी का परिणाम रहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन पाया। फिर संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भिन्न अंग हैं, जिसमें महासभा का जब 8वां अधिवेशन हुआ तो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1954 में महासचिव बनी थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक तो महिला और ऊपर से भारत का प्रतिनिधित्व, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये यूनेस्को के प्रधान निर्वाचित हुए थे। फिर श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन और श्री BR सेन खाद्य कृषि संगठन के प्रधान बने रहे। श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें सम्मेलन में और डॉक्टर SJ भाभा, होमी जहांगीर भाभा ये अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो पद हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में, बहुत सारे पद हैं, इन्हें अनेक भारतीयों ने काम करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका निभाई थी। फिर संघ के शांति व सुरक्षा संबंधी राजनीतिक कार्यों में भारत ने विश्व में कई समस्याएं थी, जिसमें विवाद की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इसमें क्रमशः कोरिया समस्या,
स्वेज नहर समस्या, कांगो समस्या, हंगरी समस्या। क्योंकि ये समस्या क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पर नहीं समझा रही, उसको अलग अलग छोटा छोटा वीडियो डालूँगी कि स्वेज नहर समस्या क्या है, कांगो समस्या क्या है। तो ये जो 4 समस्या थी, इन समस्याओं को सुलझाने में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद निशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में भारत ने निशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने जब अपनी विदेश नीति बनाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो स्पष्ट कर दिया था कि हम अस्त्र शस्त्र का, खास करके आणविक अस्त्र शस्त्र का पूर्णतः विरोध करते हैं और हम निशस्त्रीकरण के पूर्ण पक्षधर रहते हैं। शस्त्रों की दौड़ ये क्या युद्ध की संभावनाओं को बढ़ाती है, ये भारत का दृष्टिकोण था और निशस्त्रीकरण अपना करके ही विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। इसी क्रम में 1961 में जब आणविक परीक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव महासभा में रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रखा गया और 1962 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, तो भारत ने अपने सहयोगी देशों के सहयोग से सम्मेलन में एक संयुक्त स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त 1963 में जब अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने ये निर्णय लिया कि बाह्य आकाश, वायुमंडल और जल में किसी भी प्रकार का आणविक परीक्षण नहीं किया जाएगा, तो भारत ने खुले हृदय से इसका स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्होंने 1987 में महासभा में बोलते हुए आणविक निशस्त्रीकरण पर पुनः अपील की और इस बात पर पूर्ण जोर दिया कि सभी राष्ट्र इस प्रकार से जो आणविक शस्त्र का परीक्षण हो रहा है उसको बंद करें, उसको निर्माण ना करें। और राजीव गांधी ने निशस्त्रीकरण पर बोलते हुए एक बार और कहा था 1988 में कि 22 वर्ष के भीतर जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं, ये परमाणु हथियार को हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे और इस हेतु एक कार्य योजना का भी सुझाव दिया। तो भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है। जब भी सम्मेलन, जब भी संधि समझौते हुए इस पर भारत ने हमेशा मजबूती से खड़े होकर साथ दिया है। फिर अगला पॉइंट है रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में। भारत ने हमेशा रंग भेद का विरोध किया है। रंग भेद मतलब काले और गोरे का भेदभाव, और रंग भेद का विरोध करते हुए इस जनमत को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका की जो रोडेशिया सरकार है, दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रकार के लोग हैं, एक काले, एक गोरे लोग। जो गोरे लोग हैं, पहले दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब स्वतंत्र हुआ तो ये गोरे लोग वहीं पर बस गए और वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लिए। आज शासन व्यवस्था में इन्हीं गोरे लोगों की भी चलती है, इनकी भी सरकार बनती है। तो जो रोडेशिया सरकार है, ये हमेशा दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों के ऊपर रंग भेद की नीति या नस्ल भेद की नीति अपनाते हैं। तो भारत ने ये जो अत्याचार होता है दक्षिण अफ्रीका में, इसका विरोध किया उस समय जो हुआ उसका। और 8 जनवरी 1987 को प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की हीरक जयंती पर रंग भेद के विरोध में आयोजित 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध सम्मेलन हुआ था, इसमें राजीव गांधी गए और वहाँ पर इन्होंने बोलते हुए कहा था कि रंग भेद मानवता के नाम पर कलंक है, अतः दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करते हुए विश्व समुदाय को तत्काल समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम चला करके रंग भेद जो हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। फिर उपनिवेशवाद समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों में अभी भी कई देश ऐसे थे जो गुलाम थे, जिसमें खास करके नामीबिया। तो दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को मुक्त कराने के लिए भारत ने 1986 में 10 दिवसीय प्रस्ताव रखा था और अंत में नामीबिया मुक्त हुआ। इसी क्रम में बांग्लादेश को भी भारत ने स्वतंत्र कराया था। तो ये कई हम उदाहरण देख सकते हैं जिसमें उपनिवेशवाद को भारत ने समाप्त किया था। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में भारत ने भूमिका निभाई, मानवाधिकार की रक्षा में भी भारत ने अपनी भूमिका निभाई। तो इसमें 5 पॉइंट को ही चूँकि आता है अच्छे से, 12वीं का कोर्स है, तो 5 पॉइंट को मैं समझा दी हूँ, उसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और इसके बाद फिर अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।